Hello everyone, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra Sir. Today we are going to learn something different. आज की वीडियो में हमने कुछ अलग चीजें उठाई हुई है। देखिए हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे के को लेकर। जो यूट्यूब पर के लिखा जाता है उसका मीनिंग होता है थाउजेंड। अगर मीनिंग है थाउजेंड को तो फिर तो टी से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, ये के से रिप्रेजेंट क्यों किया गया है, इसके रीजन को जानेंगे। और उसी तरह ओके ऑल करेक्ट है, जो ऑल और करेक्ट ए डबल एल करेक्ट, तो ए सी होना चाहिए था, यहाँ ओ कैसे आया और के आया कैसे, उसके बारे में बात करेंगे जी। फिर हम बात करेंगे ही इज बेटर देन मी आएगा या फिर आई आएगा, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे अनटिल को लेकर, टिल को लेकर, अनलेस को लेकर। जी हाँ, क्या अंतर रहेगा, क्या मीनिंग रहेगा, कहां यूज होते हैं। फिर हम बात करेंगे दीपक इज डैश यूनिक टीचर ऑफ आवर स्कूल। तो जी मोर आएगा, मोस्ट आएगा या कुछ और आएगा, यहां ये चीज सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे राम कैन डू दिस वर्क और राम मे डू दिस वर्क, क्या अंतर रहने वाला है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हो। देखिए जी क्या क्या आप सीखते हो। वेरी गुड। सबसे पहले बात कर लेते हैं राम कैन डू दिस वर्क। राम इस काम को कर सकता है, कैन सकता है आपकी एबिलिटी को दर्शा रहा है, क्षमता को दर्शा रहा है, आपकी योग्यता को दर्शा रहा है। प्रेजेंट में आप ये काम कर सकते हो, राम इस काम को कर सकता है। और राम में डू दिस वर्क के लिए क्या रहेगा, मे लगा दिया है तो उसको परमिशन मिली हुई है, उसको आज्ञा है, चाहे तो वो काम कर ले। तो मे से और कैन लगाने से आपके मीनिंग में फर्क आ जाएगा, ये अंतर है जी। हम बात करते हैं सेकंड पर, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, पॉइंट उठाते हैं उसको जल्दी से बात करते हैं, यहाँ वहां की बातें करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, वो हमारा पर्पस नहीं है जी। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं, आपको नॉलेज देने के लिए हम आए हैं। जल्दी से वही बात करेंगे, यहाँ वहां की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात चलेगी जी। नेक्स्ट, दीपक इज डैश टीचर, डैश यूनिट टीचर ऑफ आवर स्कूल। मोर आएगा, मोस्ट आएगा, आपने सोच लिया है तो क्या आएगा जी, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यूनिक के साथ ना मोर लगता है ना मोस्ट लगता है। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज होंगी। और भी बहुत सारे वर्ड है, पेन कॉपी उठा लीजिए, नोट कीजिए अभी जी। एक तो आपका हो गया यूनिक, नेक्स्ट आप लिखिए एक्सलेंट, परफेक्ट, इम्पॉसिबल, लिखते जाइए, सॉरी, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है लास्ट, फाइनल। ये वो वर्ड हैं जिनके साथ ना तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी ना सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, यहां ब्लैंक को खत्म किया जाएगा जी। फाइनल और दूसरा है यूनिवर्सल, एक्सेट्रा। तो इन वर्ड के साथ ना आपने मोर लगाना है ना मोस्ट लगाना है, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगी। दीपक इज यूनिक टीचर ऑफ आवर स्कूल, ये रहेगा जी हाँ। तो अब यहाँ अनलेस, टिल, अनटिल में क्या अंतर रहने वाला है उस बात को जान लीजिए। अनलेस यदि नहीं, क्या मीनिंग रहेगा, यदि नहीं। अनलेस का मीनिंग हो जाएगा यदि नहीं, यदि
नहीं, हो गया जी। क्या बताएगा ये आपको? कंडीशन बताएगा, कंडीशन शो करेगा, कंडीशन। और जो आपका टिल और अनटिल है, जो आपका टिल है और अनटिल है वो शो करेगा टाइम को। एक तो ये अंतर आ गया। इस सेंटेंस में कोई कंडीशन मिलेगी अनलेस वर्ड में, यदि नहीं कंडीशन, और यहां मिलेगा टिल और अनटिल टाइम को दर्शाता है जी। एग्जांपल ले लीजिए इनका कंडीशन का। अनलेस यू वॉक, unless you work hard, you will not pass. You will not pass. Unless you work hard, you will not pass. यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, सख्त मेहनत नहीं करोगे तो आप पास नहीं होंगे। तो ये आपका रहा। तो जो अनलेस आया हुआ है इस क्लोज में, अनलेस यदि नहीं, तो इसमें पहले से ही नोट आया हुआ है, सो नहीं की सेंस है, नेगेटिव सेंस है, तो इसमें आप नोट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद या यहाँ इस पोर्शन में नोट नहीं लगेगा। इस वाले में आप नोट लगा सकते हो। तो ये भी बोला जाता है कि अनलेस के साथ नोट नहीं आता, तो इस पोर्शन में नहीं आता, वहां आप यूज कर सकते हो। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस पहले से ही होती है, ऑलरेडी होती है। तो जी ये अंतर आपने जाना। तो टिल और अनटिल का क्या रहेगा? टिल आपको तक के अर्थ में यूज होता है, और ये हो जाएगा अनटिल तक नहीं, ये हो जाएगा तक नहीं। टाइम को शो करता है, टाइम बताता है। एग्जांपल ले लीजिए, वेट हियर, वेट हियर टिल आई रिटर्न। ये हो गया टिल। वेट कीजिए मेरे आने तक। वेट हियर टिल आई रिटर्न, जब मैं रिटर्न होता हूं तब तक आप वेट कीजिए। तक की सेंस में टाइम को शो कर रहा है, तक। अनटिल, अनटिल की स्पेलिंग में डबल एल भी आता है और सिंगल एल भी आता है, लेकिन ज्यादातर सिंगल एल को प्रेफरेंस किया गया है। गलत डबल भी नहीं है, सिंगल भी नहीं है, लेकिन ज्यादा जो यूज होता है, यूज होने में वो आजकल TIL यूज हो रहा है। अनटिल, तक नहीं, टाइम ही दर्शा रहा है दोनों को। इसका एग्जांपल ले लीजिए, डोंट गो until I came back। until I came back, देखिए जी until आ गया है, सो इस पोर्शन में भी नोट नहीं आएगा। क्यों? नेगेटिव सेंस इसमें खुद से ही ऑलरेडी है, यहां आप नोट वगैरह लगा सकते हो, इस पार्ट में नहीं आएगा। तो डोंट गो until I came back, डोंट गो, जाना नहीं, तक नहीं, जब तक मैं ना आ जाऊं, जाना नहीं। ओके जी, ये इनमें अंतर रहा। इनमें एक बार और रिपीट कर देते हैं बात को। अनलेस यदि नहीं, कंडीशन को शो करता है। एग्जांपल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे, कंडीशन है। टिल तक, अनटिल तक नहीं, दोनों टाइम दर्शा रहे हैं। वेट हियर टिल आई रिटर्न, इंतजार कीजिए मेरे आने तक। और डोंट गो, जाना नहीं, कब तक नहीं जाना, किस टाइम तक नहीं जाना, आई केम बैक, वापिस ना जाऊं, तब तक नहीं जाना। तो नेक्स्ट है, ही इज बेटर देन मी, और आई लगाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या लगाएंगे? मी लगाएंगे, और लगाते हैं, मैंने देखा है। ही इज बेटर देन आई और मी, आपकी कंफ्यूजन है जो वो दूर कर देते हैं।
सही जो रहेगा आई रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा ये और जान लीजिए। जो आपका सब्जेक्टिव केस है उसकी तुलना, उसकी कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही हो रही है, तो यहां सब्जेक्टिव केस से इसकी ही तुलना है, तो ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो यहां जिसके साथ तुलना रहेगी वो सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होती तब आपका ऑब्जेक्टिव केस आ जाता। तो कंपैरिजन सेम चीजों के बीच में होती है। सब्जेक्टिव केस, यहां भी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बीच में, तो यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में। दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच में कंपैरिजन रहेगी, दो सब्जेक्टिव केस के बीच में कंपैरिजन रहेगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ा देता हूं, मी आप लगा सकते हो ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग आपका आई ही रहने वाला है। तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको ये भी पता है कि इंडिया में जो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है, जो हमारे एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और दूसरे भी जितने सारे एग्जाम हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। तो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से हमें चलना है। सो आई हमारा करेक्ट रहेगा। यही बात खत्म नहीं होती, कुछ और ले लेते हैं, सेंटेंस और भी हैं जी। इरेज करना पड़ेगा, अगर आपने टिक नहीं किया है इसको टिक कर लीजिए, और इरेज करना है तो इरेज कर नोट कर लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूं। यहाँ कुछ और सेंटेंस हम समझेंगे। जी, बड़ी कमाल की चीजें आपको सीखने को मिलेगी यहां जी। यहां लेते हैं तो दूसरा ही इज एज फास्ट, चलो सीख लिया है तो बताइए सी इज एज फास्ट एज आई लगाए या मी लगाए। अब आपने सीख भी लिया, बता भी दिया, तो बताइए सी इज एज फास्ट एज क्या रहेगा? बिल्कुल जी, सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से रहेगी तो आई रहेगा। सी इज एज फास्ट एज आई। चलो जी, यहां बता दीजिए आई लाइक I like you as much as, साथ साथ नोट कर सकते हो, as him और he जी। I like you as much as him और he, बताइए क्या आएगा जी। बिल्कुल सही हो आप। I like you, मैं आपको पसंद करता हूं। ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस तो ये रहा, ऑब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन हो रही है। मैं लाइक करता हूं, आपको करता हूं, और हिम उसे करता हूं। ऑब्जेक्टिव केस, ये तो सब्जेक्टिव केस है। कंपैरिजन यहां नहीं हो रही है, कंपैरिजन यहां हो रही है। आई लाइक यू, आपको पसंद करता हूं, एज मच एज उसको भी करता हूं। तो ऑब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस, हिम आ जाएगा जी। थोड़ा सा और ले लेते हैं और कुछ और बात सीखेंगे। बिल्कुल देखिए जी, ही अब्यूज्ड बताइए जी, आई आएगा या मी आएगा? ये बात भी सीखनी चाहिए आपको। अजी यहां तो कंपैरिजन ही नहीं हो रही है, ये आपने क्या कर दिया। लेकिन जरूर ये भी बात है, ही अब्यूज्ड मी और आई, तो बिल्कुल आप सही रहेंगे। जैसा कि आपने बार बार पढ़ा हुआ है, लेकिन आपकी कंफ्यूजन बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपने इतना पढ़ा हुआ है। आप सही करेंगे जो आपके दिमाग में, क्या सही करेंगे आप, ही अब्यूज्ड मी। लेकिन रीजन क्या रहेगा भाई? रीजन आपको नहीं पता है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ इतना है कि मी आएगा। इतना मुझे भी पता है कि आपका सही है ये। ही अब्यूज्ड मी क्यों आएगा? जब वर्ब आती है इधर, वर्ब, तो यहाँ वर्ब फिर फॉलो होता है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, मी आएगा। ही अब्यूज्ड मी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, वर्ब ऑब्जेक्टिव केस।
याद रखेंगे वर्ब आई है ऑब्जेक्टिव केस। एक बात और सीखेंगे जी, बिल्कुल। तो डिवाइड द स्वीट्स, स्वीट मिठाई SWEET, स्वीट मिठाई SWEAT, स्वीट वो पसीना होता है, स्पेलिंग ध्यान में रखेंगे। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन का कंसेप्ट आपको पता है, दो के बीच में तुलना होती है, दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन लगाते हैं, दो से ज्यादा के बीच की बात होती है अमंग लगाते हैं। चलो हमें ये नहीं बताना था, इसमें और बात है। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन राजू एंड, तो बिटवीन आ गया तो दो चीजें आएंगी भाई, एक तो राजू आ गया और दूसरा भाई ही या फिर हिम। जी सोचिए अब फिर क्या आएगा। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन राजू एंड ही और हिम, किसमें बांटे, मिठाइयां बांट दो भाई, दो के बीच में बांटनी है, एक तो राजू हो गया और दूसरे की हमारे सामने कंफ्यूजन आ गई, कौन सा सही रहेगा बताइए जी, कौन सा सही रहेगा। सही रहेगा जी वो रहेगा आपका हिम। हिम क्यों रहेगा इसका रीजन जान लीजिए। यहां आपकी वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहां आपके क्या रहेगा बिटवीन प्रेपोजिशन, यहां रहेगी बिटवीन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ भी आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब और प्रेपोजिशन के साथ आपका ऑब्जेक्टिव केस यहां आएगा, ध्यान में रखना, नोट कर लीजिए जी। रीजन है ये, बाई तुक्के से आपका भले ही ठीक हो गया हो ये और ये, बट रीजन जानना बड़ा जरूरी है, ताकि और सेंटेंस बदले वहां कंफ्यूजन बढ़े तो आप सही कर पाओ जी। एक और लीजिए, सी डिपेंड्स ऑन आई या मी। बिल्कुल अब आपने सीख लिया है, क्या आएगा प्रेपोजिशन, बताइए प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी आएगा, बिल्कुल सही है। सी डिपेंड्स ऑन मी, बिल्कुल सही है। लास्ट वन, लेट ही और हिम स्पीक, बाई तुक्के से आपका सही हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। आप करेंगे कौन से को, हिम को सही करेंगे, लेट हिम स्पीक, क्योंकि आप पढ़ते आए लेट मी स्पीक, मी वाला ये ऑब्जेक्टिव उससे मिलता जुलता है, बाई तुक्के से तो चलो ठीक हो जाएगा, लेट हिम स्पीक उसे बोलने दीजिए। लेकिन रीजन क्या है, रीजन ये रहा जी, ये लेट वर्ब है जी, हाँ लेट वर्ब है, लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती है, जो काम हो रहा है उसको होने देना, लेट हिम स्पीक उसे बोलने दीजिए जी। ये सारी चीजें आपने सीखी हैं, तो अभी मैं बता देता हूं कि क्या था। सब्जेक्टिव केस की तुलना कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से की है, ऑब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से की है, वर्ब आई हुई है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन आई हुई है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब ऑब्जेक्टिव केस, ये चीजें थी। दो सब्जेक्टिव केस के बीच में तुलना है तो सब्जेक्टिव केस ही रहने वाला है, यहाँ जो गलती होती है यहाँ होती है। तो जी अब ये दो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और बड़ी बात चलती है इन पे, ये वाली कंफ्यूजन है आपके लिए, इसी का आप इंतजार कर रहे थे। ओके और के वर्ड जी, ओके का जान लीजिए अभी, बड़ा ही सीरियस ये गंभीर मुद्दा है। ओके, ओके जब ऑल करेक्ट हुआ, ऑल करेक्ट है, तो यहां से ए और यहां से सी क्यों नहीं उठाया गया, आपकी कंफ्यूजन ये हो सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी फिर, ओके, ऑल करेक्ट तो नहीं है, फिर फुल फॉर्म क्या रहेगी जी। ओके को ये बता दूं मैं आपको, ओके को ओके ए वाई भी लिखा जाता है, ओके ए वाई,
ओके, अच्छा जी, चलो फिर भी ये भी कंफ्यूजन दूर नहीं होती है। ये जी ग्रीक वर्ड, क्या है ये? ग्रीक वर्ड है ये है जी ग्रीक वर्ड। सो ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में इसको ग्रीक वर्ड से आया है, सॉरी यहां बता देता हूं मैं आपको। ग्रीक वर्ड और उसमें उसको क्या बोला जाता है? ओला काला, OLLA और KALLA, ओला काला, और वहीं से ओके आ गया जी। ये भी मानना है, और भी बहुत सारे फैक्ट दूंगा मैं आपको। ओके ओके, ओला काला और करेक्ट ग्रीक वर्ड से आ गया, ठीक है जी। दूसरा क्या है जी? ओके वर्ड को यूज किया गया, इट वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान यूज किया गया, वार युद्ध में यूज किया गया, बाई अमेरिकन द्वारा, अमेरिकन योद्धाओं द्वारा, अमेरिकन सोल्जर्स द्वारा ये वर्ड यूज किया गया युद्ध में। कब? 1839 को यूज किया गया। बड़ा ही दिलचस्प मामला है, आपको जानना चाहिए जी। तो 1839 को यूज किया गया, किसके लिए? कहने के लिए, फॉर सेइंग ऑल राइट, ऑल राइट कहने के लिए। युद्ध में है अभी, कैसे है? ऑल राइट है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट मीन ऑल करेक्ट, ऑल राइट ही ऑल करेक्ट है, तो ये यूज हुआ ऑल करेक्ट। बट इससे भी वही थी कि ये ओ और के का कैसे आया, तो ओ और के आया, उसी को वो यूज कर रहे थे जीरो किल्ड, KILLED किल्ड, जीरो किल्ड, कि कोई नहीं मारा गया, जीरो किल्ड युद्ध में। हमारी तरफ से बिल्कुल सही है, जीरो किल्ड हुआ है, तो ऐसा भी फैक्ट है, जीरो किल्ड। और दूसरा एक फैक्ट हुआ है OBJECTION, ऑब्जेक्शन किल्ड, KILLED ऑब्जेक्शन किल्ड से ओके आया। बहुत सारे तरह तरह से बोलना है, ऑब्जेक्शन किल्ड, यही युद्ध में ऑब्जेक्शन किल्ड, जो आपत्ति थी वो चीज मारी गई है, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके और करेक्ट है जी। एक और फैक्ट है, और लास्ट में एक बड़ा ही दिलचस्प, एक बड़ा ही एक अच्छे बड़ा जो फैक्ट है मैं वो दूंगा आपको। ये इंग्लिश में एक ऐसा टाइम था, शायद 14th सेंचुरी की बात है, तो मोस्टली स्पेलिंग को गलत लिखने का ट्रेंड चल पड़ा था, तो ओके को भी ऑल करेक्ट को ऑल करेक्ट लिखा गया, ऑल करेक्ट, कैसे? KORRECT, ओके को एक ही जगह ओके ओके ऑल करेक्ट लिखा गया। ऐसे एक परंपरा चल पड़ी, स्पेलिंग बहुत सारी मिस्टेक होने लगी, तो ऐसा लिखा जाने लगा, तो जो एजुकेशनिस्ट उनको बड़ी दिक्कत होने लगी, ये तो दिक्कत हो जाएगी, स्पेलिंग गलत होने लग जाएंगी तो अपनी लैंग्वेज तो खराब हो जाएगी ऐसे, तो उन्होंने इस प्रकार से इन पे रोक लगाई। लेकिन समाज में जो ये ओके वर्ड था, ये इतना चला कि ये खत्म ही नहीं हो पाया, तो वहां से भी मानना है कि ये ओके वहां से रहा है। तो दूसरा एक और फैक्ट है, उससे पहले बता दूं, 1864 में 1864 में डिक्शनरी में भी ये यूज हुआ था। तो इससे सबसे बढ़िया जो फैक्ट है वो ये है, एक व्यक्ति हुए, मुझे इरेज करना पड़ेगा, पिक आप ले सकते हो, अगर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे ये बात बताइए, ये सबसे बढ़िया फैक्ट है जो ये है,
और ये आपको अच्छा भी लगेगा जी। ये है, एक पॉलिटिशियन हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनका नाम था मार्टिन वेन ब्रेन। ये व्यक्ति हुए, इनका निक नेम था, ये तो असली नेम था, इनका निक नेम था ओल्ड किंडरहुक। ओल्ड किंडरहुक। ओके, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ओके यहां से भी आया, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है। ये थे पॉलिटिशियन, इन्होंने इलेक्शन लड़ा और मोस्टली पब्लिक इनके लिए बड़ी एक्साइट थी, उत्तेजित थी इनको जिताने के लिए। और पब्लिक के बीच में बात चली कि जो ओल्ड किंडरहुक है वही सही है, ओके ही ऑल करेक्ट है, उसको वोट दो। ओके ही ऑल करेक्ट है, उसको वोट दो। तो वहां से ओके हुआ जी। तो ये था ओके की पूरी कहानी, आपने जानी, दिलचस्प, आप जुड़े रहे इसके साथ। तो लास्ट पॉइंट है आपका K1000 कैसे हो गया भाई जी, रिप्रेजेंट कैसे हुआ। ये भी पुरानी इंग्लिश की बात है कि 1000 तो टी क्यों नहीं लिखा गया। पुराने टाइम की बात है जब चीजें हम एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे से, वस्तुओं के बीच में वस्तुएं लेते थे, तो ये वहां से बात चलती है। तो मैं शॉर्ट में सीधा बता देता हूं आपको, ये है जी ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से आया है के, और ग्रीक में इसको लिखा जाता था खिलोई, KHILIOI, खिलोई ये लिखा जाता था, या फिर इसको CHILIOI, ये भी किलोई है, CH का ही है, किलोई ऐसे लिखा जाता था। बाद में ये बदल कर किलो हो गया, किलो। और वो जाहिर सी बात है, वेट के लिए हम किलो को 1000 में यूज करते हैं, तो वो हर चीज के लिए, संख्या के लिए, और इसके लिए 1000 को यूज कर रहे। सो ये जो वर्ड आया वो के से आया, किलोई से आया, इसलिए के मीन 1000 है। थोड़ा सा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम उसमें भी थोड़ा सा अलग है। जैसे कि एक वर्ड ही है ये, सॉरी ये नंबर हैं, इनको इंडियन में लिखना है तो हम 3 छोड़ के 2-2 लिखते हैं, 3 छोड़ के फिर 2-2 में कोमा लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, ये 1000, 10,000, और ये लाख, 10 लाख, और ये करोड़। तो 1,23,45,678। और यही इंटरनेशनल में लिखना पड़े तो उसका अलग है। उसका कैसे लिखते हैं, उसका लिखते हैं 3-3 को छोड़कर। ये अपने वंस, टेंस, 100 ही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा ही है, ये सारे 1000 हैं और ये 1000 है। सॉरी ये 1000 हो गए, ये मिलियन हो गए। अगले वाले फिर आएंगे वो बिलियन जाएंगे। तो 12 मिलियन 345,000 और 678 है, वही नंबर, बस ये कोमा लगाने का सिस्टम है। तो 1000 वाला, तो हमने के कहां से आया, हमारा तो इधर किलोई से के रिप्रेजेंट हुआ है, 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारा आज आपने सीखा, और ऐसी और वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।